हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम वापस से सरल रेखा करने वाले हैं। और आज का जो क्लास है वो काफी इम्पोर्टेंट होने वाली है। कल तक हमने क्या पढ़ लिया था कि रेखा की ढाल क्या होती है। हमने थीटा मतलब कोण के रूप में देखा था। अगर हमें कोण दिया हो तो क्या रेखा की ढाल होगी, और अगर हमें दो बिंदु दे दिए हो तो रेखा की ढाल क्या होगी। आज हम बात करने वाले अंतःखंड की, यानी कि इंटरसेप्ट की। तो टॉपिक डाल लीजिए, अंतःखंड। अंतःखंड, इसे इंग्लिश में इंटरसेप्ट बोलते हैं, ठीक है ना। तो इंग्लिश में चीजें पता होनी चाहिए कि आगे जाके, या फिर अच्छी जो किताबें हैं वो सारी किताबें आपकी इंग्लिश में है, ठीक है ना। इसलिए आपको इंग्लिश आनी चाहिए। इंटरसेप्ट, तो देखो इंटरसेप्ट क्या है, ध्यान से समझना। आपने कल तक ढाल के बारे में सीख लिया था। अब अंतःखंड होता है कि कोई रेखा है, वो y अक्ष और x अक्ष को काटती है, तो उसे ही हम अंतःखंड कहते हैं। तो एक बार चलिए, एकदम मैंने बेसिक से परिभाषा देकर आपको समझाया है, तो इसको थोड़ा सा हम डायग्राम ड्रॉ अगर करें तो आप बातें समझ पाएंगे, है ना। तो कुछ इस तरह से हो गया हमारे अक्ष, तो इसे दर्शा देते हैं। ये हमारा पास, ये हमारा क्या है, y एक्सिस है, ये y है, ये x है। तो अब एक रेखा और होगी जो इसको अंतःखंड करेगी, मतलब इस रेखा y अक्ष x अक्ष पर अंतःखंड होगा। तो कैसी होगी वो ध्यान से समझना। मान लो वो रेखाखंड कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। तो ये जो अंतःखंड है, इसको मैं O मान लेता हूँ, इसको ये जो है, ये यहाँ पे जो कटा है उसको A मान लेते हैं, और यहाँ पे जो कटा है उसे B मान लेते हैं। ये क्या कर रही है, y अक्ष और x अक्ष को काट रही है, तो उसे हम अंतःखंड कहते हैं। और अंतःखंड क्या चीज है, ये देख लो, ये जो चीज है ना, ये पूरा अंतःखंड है। इसे बोलते हैं y अंतःखंड, क्योंकि y अक्ष को काट रहा है, y अंतःखंड। y अंतःखंड। और ये वाला जो है, ये आपका x अक्ष, x अंतःखंड है, ठीक है ना। x अंतःखंड, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। एक चीज और हमेशा ध्यान रखें, ओए मतलब क्या बोलते हैं, सॉरी, अंतःखंड ऋणात्मक भी हो सकता है, इस चीज का आप ध्यान रखना। जो अंतःखंड, इसको आप एक काम करें, नोट लिख दीजिए, नोट में, नोट बनाकर कि आपको ये बात पता होनी चाहिए, अंतःखंड आपका ऋणात्मक भी हो सकता है। अंतःखंड, अंतःखंड ऋणात्मक हो सकता है। अब
क्यों हो सकता है वो समझ लेते हैं। जरूरी थोड़ी ना जो हमने ये बनाया है हर बार ग्राफ ऐसे ही बने, जरूरी तो नहीं है। ग्राफ कभी कभार ऐसे बन सकता है। मैं एग्जांपल के तौर पर अगर समझाऊं तो मान लो ऐसे कटेगी रेखा। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे y अंतःखंड तो आपका धनात्मक है, पर x अंतःखंड यहाँ पे ऋणात्मक है, क्योंकि ये वाला रिश्ता कौन सा, ये x का है, ये x अंतःखंड है। तो ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। अभी तक तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा कि ये अंतःखंड होता है। और आज का जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा, वो है रेखा के विभिन्न रूप, वेरिएंस फ्रॉम ऑफ लाइन। तो रेखा के जो विभिन्न रूप हैं आज हम उनको पढ़ने वाले हैं। आज का एकदम इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसलिए इसको ध्यान से समझ लेना। रेखा के विभिन्न रूप, एकदम ध्यान से समझना। रेखा के विभिन्न रूप, रेखा के विभिन्न रूप। रेखा के विभिन्न रूप। तो अब देखो, रेखा के विभिन्न रूप में सबसे पहले जो आप पढ़ोगे, रेखा के जो विभिन्न रूप है उसमें आप सबसे पहला जो आपका पॉइंट है वो है कि बिंदु ढाल रूप या एक बिंदु रूप मछली से बोला जाता है। तो मैं इसका नाम लिख देता हूँ बिंदु ढाल रूप, या फिर एक बिंदु रूप लिख देते हैं, ज्यादा बढ़िया है। अलग अलग किताबों में अलग अलग लिखा हुआ, तो आप खुद जैसा समझ में आए आप समझ लेना। एक बिंदु रूप, एक बिंदु रूप। एक बिंदु रूप क्या होता है, ध्यान से समझना। तो मान लो ये मेरा एक छोटा सा ग्राफ बनाते हैं इधर। ये हमारा एक ग्राफ है, इसको इसमें जो एक रेखा है वो इसको काट रही है। मान लो ये हमारी रेखा है, ठीक है। तो अब क्या है समझने वाली बात, ये आपका क्या है, वाई अक्ष है, ये आपका एक्स अक्ष है। मैंने इसमें कोई दो बिंदु ले लिए। मान लो एक बिंदु जो है हमारा, मतलब एक बिंदु मैंने यहाँ पे ले लिया, क्या हम एक बिंदु रूप कर रहे हैं, ठीक है ना, ध्यान से समझना। एक बिंदु रूप, तो हमें कोई बिंदु दे दिया, मान लो यहाँ पर। इस बिंदु का नाम मैंने रख दिया ए। इस बिंदु का नाम मैंने क्या रख दिया, ए। इसके निर्देशांक आपको दिए हुए होंगे x1, y1 मैंने मान लिया एक बार के लिए। और आपको क्या दिया हुआ होगा, आपको ढाल दी हुई होगी, इस रेखा की आपको ढाल दी होगी, यानी कि m पता होगा। तो जब भी आपको ऐसी कंडीशन दिख जाए एक बिंदु रूप, तो आपको कुछ नहीं करना, बस सीधा सा सूत्र लगाना है। वो सूत्र क्या है, किस अब रेखा की समीकरण क्या होगी। तो रेखा की समीकरण आप आराम से निकाल लेंगे अगर आप ये चीज लगाते हैं। अच्छा, एक चीज और कि इस पे एक बिंदु और है, वो हमने मान लिया। देखो इस रेखा पे वैसे बहुत सारे बिंदु, एक बिंदु आपको दिया हुआ, एक बिंदु मैंने अपनी मर्जी से मान लिया। मान लो यहाँ पर एक बिंदु मैंने अपनी मर्जी से मान लिया, ठीक है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं। क्योंकि इस रेखा पे तो बहुत सारे बिंदु है। इस बिंदु का नाम मैं क्या रख देता हूँ, मान लो P रख दिया। इसके निर्देशांक मान लो x, y। अब देखो आपको ढाल निकालने का सूत्र पता ही है क्या होता है, m बराबर y2 माइनस y1
अपॉन में x2 माइनस x1 क्योंकि आपको इस बार दो बिंदु इधर पता है, ये ध्यान रखना एक ही बिंदु रूप है, एक बिंदु तो हमने अपनी मर्जी से माना है इस रेखा पर और एक बिंदु आपको दिया हुआ रहेगा x2 माइनस x1। देखो y2 और y1 x2 है, x1 की वैल्यू रखो तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखने पे आपको पता चल रहा होगा m बराबर, देखो y2 की वैल्यू क्या है, इधर y है और y1 की वैल्यू क्या है, y1 ही है। x2 की वैल्यू x है और x1 की वैल्यू क्या है, x1 है। तो यहाँ से जो रेखा की समीकरण आएगी वो क्या आएगी, ध्यान से समझना। यहाँ से जो आपकी रेखा की समीकरण आएगी वो क्या आएगी, मैं इसको तिरछी गुणा करा देता हूँ। तिरछी गुणा कराने पर हमारा आंसर क्या आएगा, y माइनस y1 इक्वल टू एम एक्स माइनस x1, एम एक्स माइनस x1। तो ये हमारी रेखा की समीकरण हो गई, y माइनस y1 इक्वल टू एम एक्स माइनस x1। इससे आपके सारे आंसर, मतलब आपके जितनी भी समीकरणें हैं वो आपको समझ में आ जाएंगी। तो ये आपको एकदम अच्छी तरह से ध्यान रखना है कि अगर आपको किसी रेखा पर एक बिंदु दिया हुआ हो, ढाल पता हो, तो आप उस रेखा की समीकरण यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। स्टार बना लीजिए जिससे आपको एकदम अच्छी तरह से याद रहे। अब बात करते हैं दो बिंदु रूप की। ये तो एक बिंदु रूप पढ़ लिया, अब पढ़ते हैं दो बिंदु रूप। ओके, तो दो बिंदु रूप क्या होता है, ध्यान से समझना। दो बिंदु रूप, दूसरा पॉइंट है आपका, दो बिंदु, दो बिंदु रूप, दो बिंदु रूप। देखो दो बिंदु रूप क्या है, ध्यान से समझना। इसमें फिर से हमें डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो चलिए डायग्राम बनाते हैं। क्या है, तो ये हमारा एकदम अच्छी तरह से डायग्राम बन चुका है। और अब जो हमारी रेखा है वो रेखा तो आएगी। तो ये हमारी रेखा है। ओके, अब क्या है, आपको दो बिंदु मान लो इसमें इस बार दे दिए, तो ये तो और इजी हो गया। दो बिंदु देने पर और ही इजी हो गया। और मैंने आपको बोल दिया जो भी हमने एक बिंदु रूप किया वही आपको ध्यान रखना है, उससे आपके सारे आंसर आ जाएंगे। इस चीज का ध्यान रखना, सारी समीकरणें बन जाएगी। तो मान लो एक बिंदु ये मैंने मान लिया, सपोज करो एक बिंदु मैंने क्या मान लिया, ये इस बिंदु को मैंने नाम रख दिया ए और इसके निर्देशांक मान लिए x1, y1, x1, y1। और एक बिंदु मैंने मान लिया यहाँ पर, मान लो तो इस बिंदु के निर्देशांक में मैंने क्या मान लिए, x2, y2। x2, y2। इस बार आपको ढाल नहीं दिया हुआ, इस बार आपको दो बिंदु दे रखे हैं और आपसे समीकरण पूछ ली, तो और भी इजी काम हो गया। आपको बस क्या ध्यान रखना है, मैंने शुरुआत में बोल दिया आपको वो समीकरण ध्यान रखनी है एक बिंदु रूप की। तो आपको ये कहना है कि भाई मेरे को तो एक बिंदु रूप ही आता है और कुछ भी नहीं आता है। देखो एक बिंदु रूप से हमारी समीकरण क्या होती है इस रेखा की, y माइनस y1 इक्वल टू एम एक्स माइनस x1, एम एक्स माइनस x1। ये मेरे को पता है। अब क्या यहाँ से मैं इस रेखा की ढाल नहीं निकाल सकता क्योंकि m हमें चाहिए, तो m हमारा क्या आ जाएगा यहाँ से, y माइनस y1 अपॉन में
x माइनस x1। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, हमें मिल गई हमारी ये क्या बोलते हैं m की वैल्यू मिल गई। पर एक चीज ध्यान रखो, अब आपका यहाँ पे ये जो m है वो ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर आप ढाल निकाले तो आपको ढाल का दो बिंदु अगर दिए रहते थे तो आपको ढाल पता होती थी, क्या होती थी, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 होती थी। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो, इसको मैं थोड़ा स्टैंड से लिख दूंगा। तो देखिए, इस रेखा के आप ढाल तो निकाल ही सकते हो, जो ऊपर रेखा दे रखी है y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1, उससे आपको ढाल पता चल जाएगी y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। अब देखो ये आपको पता चल गया, तो अब मैं क्या m की वैल्यू रख नहीं सकता? क्या m की वैल्यू उस ऊपर वाली समीकरण में रख नहीं सकता? क्या रख सकता हूँ आराम से। तो यहाँ से हमारा दो बिंदु रूप क्या आ जाएगा, y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 और x माइनस x1 ये आपका चल ही रहा है। तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो आपको ये याद रखना है। पर लेकिन मैंने फिर से बोल दिया, अगर आप इसको याद भी नहीं रखो तो भी चलेगा। आप अगर एक बिंदु रूप याद कर लिए तो उससे आपकी सारी समीकरणें आ जाएंगी। अब बात करते हैं तीसरे रूप की। दो रूप आपके कंप्लीट हो गए रेखा के। ये अगर आपको समझ में आ गए तो बाकी तो आराम से हम निकाल ही लेंगे। तो अब करते हैं नेक्स्ट। अब जो आप पढ़ने वाले वो है ढाल अंतःखंड रूप। अच्छा, मैंने एक चीज आपको बताई नहीं ना, अंतःखंड में अंतःखंड को हम सी से प्रदर्शित करते हैं। उस चीज को एक काम करते हैं, आप पे लिख लेना। कहाँ गया वो पेज? पेज आपका होगा यहाँ कहीं पर। क्या ये पेज वो था? ये था शायद से, हाँ। तो ये आपका था, इसमें आप यहाँ पे लिख लेना कि अंतःखंड को अंतःखंड को सी से दिखाते हैं। अंतःखंड को सी से दिखाते हैं, समझ गए? दो बिंदु रूप भी हो गया। अब हम करते हैं ढाल अंतःखंड रूप। यानी आपको ढाल भी दी होगी और एक अंतःखंड भी दिया होगा। तो चलिए करते हैं जल्दी से। पहले टॉपिक डाल लें। तीसरा रूप, ढाल अंतःखंड। ढाल अंतःखंड ढाल अंतःखंड रूप। ये और इसके ये रूप तो इम्पोर्टेंट है, इसके अगला वाला जो हम कराएंगे वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो पहले एक बार इसको समझते हैं, फिर उसको भी करेंगे। ध्यान से समझना। सबसे पहले डायग्राम।
चलिए, और एक हमारी रेखा अवरों की। ठीक है, अब ये हमने बना लिया। अब हम क्या करते हैं, आपको क्या दिया रहेगा और क्या निकालना है ये समझते हैं। आपको मान लो ये वाला अंतःखंड दे दिया, वाई एक्स। पहले ये तो अक्ष अक्ष लिख दिया हमने। अब अंतःखंड आपको कौन सा दिया वो बता देता हूँ। देखो ये क्या रूप है, ढाल अंतःखंड रूप। ढाल अंतःखंड रूप का मतलब ये हुआ कि आपको ढाल तो दी हुई होगी पर एक ही अंतःखंड दिया हुआ। दो, अब देखो अंतःखंड तो इस रेखा में दो कट रहे हैं, पर आपको कोई एक अंतःखंड दिया होगा। मैं मान लेता हूँ कि मेरे को वाई एक्स का अंतःखंड पता है, तो वाई एक्स का अंतःखंड दिया है, मान लो यहाँ पे सी। मैंने अभी बता दिया सी से प्रदर्शित करते हैं अंतःखंड को। तो अच्छा, अब ये जो बिंदु है, ये बिंदु आप निकाल नहीं सकते क्या? अभी देखो ये वाई एक्स पे बिंदु है ना, तो वाई एक्स पे एक्स आपका 0 होता है, तो 0,c इसके निर्देशांक हो जाएंगे, क्योंकि अंतःखंड से आपको ये पता चल जाएगा ये सी है, मतलब यहाँ तक सी है, तो 0,c इसके निर्देशांक हो गए। और ये जो आपको एम इस रेखा की दी हुई है, ठीक है, ये आपको इतनी बातें दी हुई होंगी। अब हम क्या करते हैं, इसको सोल्व करते हैं। चलिए, तो कैसे करेंगे ध्यान से समझना। अब ये एक चीज और देखिए, हमें ढाल पता है, एक बिंदु पता है, तो क्या ये एक बिंदु रूप नहीं बन गया? बोलिए, क्या ये एक बिंदु रूप जैसा नहीं दिख रहा? तो अब एक बिंदु रूप से आप समझ सकते हैं कि मैं क्या लिख सकता हूँ, y माइनस y1 इक्वल टू एम एक्स माइनस x1। ये जो मैं अभी चार बातें जो हम लिख रहे हैं ना, वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वो एकदम अच्छी तरह से ध्यान रख लेना, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन बातों से, तो इसीलिए इनको एकदम अच्छी तरह से ध्यान रखना। तो अब देखिए, y माइनस वाई वन एम एक्स माइनस एक्स वन। वाई वन की वैल्यू आपको इधर c दे रखी है, 0,c है ना आपके निर्देशांक, तो वाई वन की वैल्यू क्या आ गई आपका c, तो y माइनस c। ढाल आपको m दे रखी है, x माइनस एक्स वन की वैल्यू कितनी है, 0। तो यहाँ से आपके समीकरण क्या आ जाएगी, देखिए ध्यान से, y माइनस सी इक्वल टू m के अंदर मल्टीप्लाई कराओगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एम एक्स। 0 से कराने पे तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे फाइनली जो हमारी समीकरण आती है वो क्या आती है, y बराबर एम एक्स प्लस सी। y बराबर एम एक्स प्लस सी। ये बहुत जरूरी इक्वेशन है, एकदम अच्छी तरह से ध्यान रख लो। y बराबर एम एक्स प्लस सी। जब आपको ढाल अंतःखंड रूप दिया हुआ हो तो क्या आप पहचान नहीं लोगे? अभी तक जो मैंने 3 पॉइंट कराए उससे आप पहचान नहीं लोगे कि कौन सा रूप है और कौन सा रूप आपको लगाना है। अब बात करते हैं फाइनल रूप की, इंटरसेप्ट फॉर्म यानी कि अंतःखंड रूप। चलिए शुरुआत करते हैं अंतःखंड रूप की। चौथा, अंतःखंड अंतःखंड रूप। ये रूप थोड़ा इम्पोर्टेंट है, ध्यान से समझ लेना। अंतःखंड रूप क्या है एकदम अच्छी तरह से समझना। तो देखिए, अंतःखंड रूप में आपको क्या दिया रहता है, आपको दोनों अक्षों के अंतःखंड पता होंगे।
और कुछ नहीं दिया हुआ होगा। इस चीज का ध्यान रखना, सिर्फ 9 अक्षरों के अंतः खंड दिए होंगे और कुछ भी नहीं दिया होगा। तो अब इसे कैसे करते हैं ध्यान रखना। कुछ इस तरह से दिया होगा। तो अब आपको क्या करना है, ये आपको y दिया हुआ है, ये आपको x दिया हुआ है। तो अब आपको अंतःखंड दिया हुआ है, तो अंतःखंड को मैं मान लो नाम रख देता हूँ। एक y अक्ष पे जो अंतःखंड कट रहा है उसका नाम है b रख देते हैं। यहाँ पे जो अंतःखंड कट रहा है ना उसका नाम मैंने रख दिया b। यहाँ पे x अक्ष पे जो अंतःखंड कट रहा है उसका नाम मैंने रख दिया a। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई, क्योंकि अब देखो सी दो बार नाम रखेंगे तो आपको कंफ्यूजन हो सकती है। तो मैंने अलग अलग नाम रख दिया। एक्स अक्ष पे जो कचरा था उसका नाम मैंने रख दिया ए, वाई अक्ष पे जो नाम रख दिया। अब ये नाम रखने का मतलब ये नहीं कि ये नाम है, ये आपको यहाँ पे कोई वैल्यू है, यहाँ पे कोई क्या है, वैल्यू है आपको दे रखी है। ए की कोई ए यहाँ पे कोई वैल्यू होगी, बी यहाँ पे कोई वैल्यू होगी, आपको वैल्यू दी हुई है। तो यहाँ से आप ए, इस बिंदु को नाम में रख देता हूँ ए बिंदु के निर्देशांक आप निकाल सकते हैं, बहुत ईजी है। तो a,0 यहाँ के बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे, क्योंकि एक्स अक्ष पे आपका y 0 होता है, a,0 और यहाँ पे रख देते हैं b 0, अब हमें तो देखो एक बिंदु रूप ही आता है, एक बिंदु रूप के अलावा और कुछ भी नहीं आता। तो कोई बात नहीं यार, एक बिंदु रूप आता है तब भी उसका आंसर आ जाएगा, आपका ध्यान से समझना। y माइनस y1 इक्वल टू mx माइनस x1। देखो y माइनस y1 की वैल्यू क्या है आपके 0 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा y माइनस 0 इक्वल टू m क्या होता है y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। तो यहाँ पे अगर मैं m आपको इधर निकाल देता हूँ, चलिए m बराबर देखो y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। देखो y2 माइनस y1 करने पर क्या आएगा, y2 माइनस y1 क्या है, b माइनस 0, और ये क्या है x माइनस 0 माइनस a। तो इस वैल्यू को मैं यहाँ पे रख देता हूँ, इस वैल्यू को मैं यहाँ पे रखूंगा तो क्या आएगा, माइनस का b अपॉन में a, x माइनस x1 आपका a है तो x माइनस a हो गया। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो यहाँ से देखो y आ जाएगा और यहाँ से देखो क्या आएगा। मैं अगर इसे क्या करूं, अंदर मल्टीप्लाई कराऊं तो, या फिर अंदर मल्टीप्लाई कराने से अच्छा इसे थोड़ा सा और बढ़िया खूबसूरत हम लिख सकते हैं। मैं क्या कर रहा हूं, ये जो b है वो इस तरफ भेज देता हूँ y के पास, समझ गए, b को मैं उस तरफ भेज रहा हूँ। तो क्या आ जाएगा, देखो ध्यान से समझना, y अपॉन b, यहाँ पे 1 अपॉन माइनस का 1 अपॉन a है, इसके अगर अंदर मल्टीप्लाई कराऊंगा तो क्या आएगा, माइनस का x प्लस a अपॉन में a, माइनस का x प्लस a और माइनस का a। मैं क्या करता हूँ, माइनस कॉमन ले लेता हूँ। तो अगर मैं माइनस कॉमन लूँ तो यहाँ पे मैंने इसको मैं क्या कर दूंगा, इसको तो माइनस हटा दो, यहाँ पे मैं माइनस कर देता हूँ।
समझ गए, x माइनस ए, यहाँ पे माइनस ए। अब कोई आपको समस्या है क्या? नहीं होगी, एकदम इजी से वे में आपको समझाया है। इसको थोड़ा सा साइड कर देते हैं तो हमारी सारी समस्या समाधान हो जाएगा। इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अब देखो, मैं ए को अलग अलग अगर भाग दूंगा तो क्या आएगा, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। तो अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ए को अलग अलग भाग दूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा y अपॉन बी इक्वल टू माइनस का x अपॉन में a, माइनस का x अपॉन में a प्लस 1, ये आएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अब हमारे यहाँ से फाइनल इक्वेशन क्या होगी, मैं इस माइनस एक्स अपॉन ए को उस तरफ भेजूंगा तो हमारा आंसर क्या आएगा, y अपॉन, इसको थोड़ा सा अगर बढ़िया लिखे तो x वाले को पहले लिख देते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, दोनों प्लस के ही हैं। तो x अपॉन ए प्लस y अपॉन बी इक्वल टू 1। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको एकदम अच्छी तरह से ध्यान रखिए। x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। जब आपको अंतःखंड दिए हुए दोनों अक्षों पर और रेखा की समीकरण पूछी हो तो आपको ये लगा देना है। तो इतनी बातें आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गई होंगी। और अब जो हम करने वाले हैं वो करने वाले हैं SIP। हमेशा की तरह SIP करना तो बहुत जरूरी है, नहीं तो टॉपिक समझ नहीं आएगा। तो SIP करते हैं जिससे आपको थोड़ी और बातें समझ में आएगी। क्या है वो SIP, ध्यान से समझना। टॉपिक डाल लो SIP, यानी कि सम इम्पोर्टेंट पॉइंट। हमेशा की तरह यही बात है, SIP सम इम्पोर्टेंट पॉइंट। पहला पॉइंट क्या है, ध्यान से समझना। ये जो मैं बातें लिखा रहा हूँ ना, ये पॉइंट पे आप एकदम अच्छी तरह से स्टार लगा के ध्यान से समझ लो, आपका बहुत काम होगा। मतलब बहुत अच्छी तरह से आप सारे क्वेश्चन कर लोगे। तो आपका जो पहला पॉइंट है वो क्या है, ध्यान से समझना। पहला पॉइंट ये है, ये जो सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में लिखाता हूँ, क्यों लिखाता हूँ कि आप सीधा डायरेक्ट रिजल्ट याद रखो और क्वेश्चन जब आए तो आप तुरंत उसे सॉल्व कर दो चुटकियों में। तो अगर आपको दे दे कि यदि रेखा दोनों अक्षों पर समान अंतःखंड काटती है परंतु उनके चिन्ह विपरीत हो तो m बराबर 1 होगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तो मैं अब आपको लिखा देता हूँ ये बात क्या है। यदि तो मैं माफी चाहता हूँ, मैंने क्या वीडियो को कट कर दिया, मैंने देखा कि आपका टाइम वेस्ट ना हो तो मैंने सीधे ही लिख दिया इसे। तो ये पहला पॉइंट है, क्या एकदम इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से समझना कि यदि रेखा दोनों अक्षों पर समान अंतःखंड काटे परंतु चिन्ह विपरीत हो तो m यानी कि ढाल आपकी 1 होगी और जो कोण बनेगा वो 45 डिग्री का बनेगा। तो इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और स्टूडेंट क्या है, लॉन्ग मेथड लगाते हैं। वैसे आंसर तो आ जाएगा उस लॉन्ग मेथड से, पर अगर आपको डायरेक्ट रिजल्ट याद होगा तो उस जितनी आपने मेहनत की है उस मेथड को अप्लाई करके आंसर निकालने में, उसको आप तुरंत कर लेंगे। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। सेकंड बात, तो दूसरा पॉइंट है आपके कि अंतःखंड भी समान और चिन्ह भी समान, यानी इस बार आपको बोल दे कि जो अंतःखंड कट रहे हैं वो तो समान है ही और साथ में चिन्ह भी समान हो तो m इस बार यानी कि ढाल आपकी -1 हो जाएगी और कोण 135 डिग्री का हो जाएगा। ये ध्यान रखने। और अब एक आखिरी पॉइंट है तीसरा, उसको ध्यान से समझते हैं। तो तीसरी बात है आपके, यदि रेखा अक्षों पर समान परिमाण का अंतःखंड काटे, समान परिमाण, तो आपका जो ढाल होगी वो धनात्मक ऋणात्मक एक कुछ भी हो सकती है। मतलब कुछ भी का मतलब कि दोनों ही होगी। आपको दोनों ही आंसर सेटिस्फाइड करने होंगे और आंसर निकालना होगा आगे अगर कोई बात बोलता है तो मेरे ख्याल से आपको ये वाली बात क्लियर हो गई होंगी।
तो बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की, क्योंकि अभी तक हमने क्वेश्चंस नहीं किए। छोटे मोटे एकदम बेसिक से कुछ क्वेश्चंस हैं, उसको करते हैं। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इधर, रेखा की समीकरण ज्ञात करें जो 3 इकाई का अंतःखंड काटती हो तथा थीटा बराबर 30 डिग्री हो। तो यहाँ पे आपको m दिया हुआ है, यानी ढाल, और मतलब ढाल मिल जाएगी, और आपको अंतःखंड दिया हुआ है, यानी कि ये क्या है का ढाल अंतःखंड रूप है। तो हम जानते हैं यहाँ पे हम ये रूप लगा सकते हैं, y बराबर mx प्लस सी। पर हमें पहले m निकालना पड़ेगा, तो हम जानते हैं कि m बराबर tan थीटा होता है, tan थीटा होता है। तो यहाँ से tan 30 की वैल्यू क्या होती है, tan 30 की वैल्यू आपको रख देनी है। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। 1/√3 आपको ये वैल्यू रख देनी है। तो यहाँ से फाइनली आपका आंसर क्या आ जाएगा, y बराबर 1/√3 x प्लस 3, क्योंकि 3 इकाई का अंतःखंड काट रही है। अब मैं क्या करता हूँ, √3 को उधर भेज देता हूँ, तो √3 एक सेकंड, ऐसे तो भेज ही नहीं सकते, तो गलत हो जाएगा। पहले इधर नीचे एलसीएम ले लेते, नीचे एलसीएम लेने पे क्या आ जाएगा, √3 इधर आ जाएगा 1 थोड़ी, इधर आ जाएगा x प्लस 3√3। तो यहाँ से फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, √3 y बराबर x प्लस 3√3। तो मुझे उम्मीद होगी कि आपको आज की क्लास एकदम अच्छी तरह से समझ में आई होगी। अगर आपको आज की क्लास एकदम अच्छी तरह से समझ में आई है तो वीडियो को लाइक कर दें। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक में, आगे की चर्चा करेंगे। थैंक यू।